मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालसी में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में किया प्रतिभाग का हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। विरोधियों से पूछे 5 सवाल। सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल प्रवास के पहले दिन किया जनसंवाद। आम जनता की सुनी समस्याएं, जिम्मेदारों को जल्द निराकरण के दिए निर्देश। कड़ी सुरक्षा के बीच लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित। पेपर लीक होने के बाद रद्द हुआ था एग्जाम। चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस। सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून की बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने की सराहना। कहा, इस कानून से नकल करने वालों पर लगेगी नकेल। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पानी बिजली के बिल माफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के बिल माफ। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के कालसी पहुंचे, जहां यमुना शारदोत्सव क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और आमजन मौजूद थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि अगर कोई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करेगा तो उसे उम्र कैद और 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई। भाइयों बहनों, किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा। भाइयों बहनों, कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है। भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब वो जोन 7 कार्यक्रम में आ रहे थे तो कहा गया था कि कार्यक्रम में न जाएं, विरोध हो सकता है। लेकिन आप लोग बताएं कि 22 साल के प्रदेश में ऐसा कौन सीएम है जिसने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को लेकर मजबूत नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू किया। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है। इस प्रकार के किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई। भाइयों बहनों, किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा। भाइयों बहनों, कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई
संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों। क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? लोहाघाट चंपावत के सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। बता दें कि छात्रों के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया है। वहीं परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई थी। नैनीताल जनपद में कुल 66 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनको सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। हर सेंटर पर महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, जो सभी लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको चेक करके फ्रिज करके अंदर भेज रहे हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मोबाइल या कोई अन्य कोई सामग्री जिससे वो नकल कर सकें, ऐसा ना ले जा सके। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी बच्चों से कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं आएगा। इसमें 144 धारा जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है स्कूलों के आसपास। टोटल 66 सेंटर हैं नैनीताल जनपद में और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। मोबाइल पार्टी, इसके अतिरिक्त सीओ, एडिशनल एसपी सब लगातार गश्त पे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा जो लगातार निरीक्षण किया गया उसमें लंबी लाइनें हमने देखी हैं कि खासकर कई परीक्षा सेंटर जो बड़े हैं वहाँ अभी तक जो है बच्चे अंदर हो रहे थे, तो अब लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं। परीक्षा लगभग शुरू। लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर बने एक निजी बैंक्वेट हॉल में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा संगठन से जुड़े प्रदेश स्तर के कई दिग्गज शामिल हुए। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी का विजन सबके सामने रखा। जोशीमठ जैसी आपदा से जनहानि की रोकथाम से लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। आगामी दिनों के कार्यक्रम का पर केंद्रित होता है। आगामी दिनों में जहां संगठन विस्तार का हमारा काम है, वो सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। ये पहली पार्टी है जो हर 3 महीने के बाद अपनी जिला कार्य समिति करती है। पहली बार हो रहा है, हम 5 साल में नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो हर वर्ष के कामों को गिनाने का भी कार्यक्रम दिया है। अभी बजट पास हुआ, तो बजट के जो गुणात्मक पक्ष हैं, बजट के अंदर जो जनउपयोगी बातें हैं, उनको भी नीचे तक ले जाने का हमारा कार्यकर्ता करे। हमारा आगामी दिनों में नगर पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। उस दिन से भी क्या रणनीति हो सकती है वो हमारी कार्य समिति का एजेंडा में रहेगा। कार्य समिति हरिद्वार आज हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है टिप्स दिए गए हैं और बताया गया है कि क्या क्या हमारे प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। तो ये सब लोगों को यहाँ विज्ञ किया गया और उन्हें एजुकेट किया गया, और निश्चित रूप में आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए तैयार। लक्सर में कृषि मंडी समिति के सचिव ने उप जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है, जिसमें मंडी परिसर के लिए 5 से 10 बीघा सरकारी जमीन की मांग की, जिसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका परिषद को क्षेत्र में खाली भूमि चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिस पर दुकानें, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के अलावा नीलामी चबूतरों का निर्माण किया जाएगा। के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने 5 बीघा से लेकर के 10 बीघा भूमि की उपलब्धता के संबंध में एक पत्र दिया है। इसमें जांच की जा रही है लक्सर क्षेत्र के आसपास में ही जो मार्केट एरिया है उसके नजदीकी
उनकी जो डिमांड है भूमि की, उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसी भूमि उपलब्ध होगी उसका प्रस्ताव नियमानुसार प्रेषित। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों फर्जी पत्रकारिता के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे पत्रकारों की खबरें चुराकर कुछ लोग फर्जी न्यूज पोर्टल बना रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। और जब इस मामले में नोटिस जारी किया गया तो कार्रवाई से चिढ़कर एक युवक ने निकाय विभाग के अधिशासी अधिकारी को भटकाते हुए वीडियो वायरल कर दिया और भ्रामक जानकारी का प्रसारण किया। अब इस मामले में लक्सर प्रेस क्लब के अध्यक्ष शासन को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। लक्सर में आजकल कुछ फर्जी पत्रकारों की ज्यादा ही बाढ़ आ गई है। प्रेस क्लब के पास भी इसकी सूचनाएं लगातार हमें मिल रही हैं और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मैं इसके लिए एक शासन को भी एक चिट्ठी भेज रहा हूं कि ऐसे पत्रकारों की जांच कराई जाए जो हाथ में आईडी ले लगातार घूम रहे हैं और धन की उगाही कर रहे हैं। हाल ही में एक मामला भी आया था, हमारे संज्ञान में आया था मामला, एक ये नगर पंचायत का एक मामला था, हमारे पत्रकार साथी के खिलाफ एक मामला, जबकि वो पूरा ही फर्जी था। तो वो भी गलत है, इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है। और जितने भी ये 2 नंबरी पत्रकार घूम रहे हैं, मैं खुद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, इनको जेल भिजवाने का मैं काम करूंगा। हमें भी ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ फर्जी पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्ति हमारी कचहरी में घूम रहे हैं और उसकी हम पूरी जानकारी ले रहे हैं और हम सूचना भी मांगेंगे और सूचना में हमें पता लग जाएगा कि कौन इसमें फर्जी पत्रकार है और कौन असली है। अगर हमें ये जानकारी मिल गई कि ये फर्जी पत्रकार है, इनकी लिस्ट हमें, ओरिजिनल पत्रकारों की हमें लिस्ट प्राप्त हो जाएगी, फिर हमें पता लग जाएगा कि फर्जी पत्रकार कौन कौन है इसमें और हम उनके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। बागेश्वर के चौगांव छीना में सूख रहे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए जन जागरूकता आयोजन किया गया, जिसमें देवलधार के स्कूली बच्चों ने जल ही जीवन के स्लोगन और क्षेत्रीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सूख रहे जल स्रोतों के पुनर्निर्माण के लिए यह आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी शामिल रही। विष्णु भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी वो चालू हो जाए डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से और अपना देवलधार चौगांव जिले से हम ये कि एक संदेश देने की कोशिश करी है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। तो एक नई पीढ़ी को एक थोड़ा सा एक इतना उत्साह उमंग है बच्चों में। हमारा तो अहोभाग्य है कि हमें चारों तरफ से हमें स्रोत का पानी मिल रहा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी की भी नहीं प्राप्ति है, क्योंकि अभी सरकार ने घर घर नल की जो योजना है, अभी समय के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नल में पानी मोटर बंद हो जाता है तो फिर उनको धारे की ही याद आती है। धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे पूर्वजों से ही जो हमारे धारे नौले पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं से धारे नौले से हम पानी पीते थे। आज ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे सरकार की मंशा है कि धारे नौले को पुनर्जीवित कर और हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। थराली के सोना गांव से वनों को आग से बचाने के लिए पदयात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जंगलों को आग से बचाने का आह्वान किया। ग्रामीणों ने वनाग्नि के कारण जानने की कोशिश और वनाग्नि की रोकथाम के लिए सुझाव भी मांगे। पदयात्रा कार्यक्रम में बद्रीनाथ वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल के साथ वन विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सीपी भट्ट पर्यावरण विकास केंद्र और वन विभाग ने ग्रामीणों को वनाग्नि रोकने की शपथ दिलाने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में कमी हो सके इसके लिए सभी के सहयोग की अपील भी की। लोगों से, सोना गांव के लोगों से और जनता से अपील की गई है कि वनाग्नि को रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम जंगलों को बिल्कुल आग के हवाले न करें, क्योंकि जंगल है तो हमारा जीवन है, हमारी जैव विविधता है। जल, जंगल, जमीन, जन और जलवायु सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। ये हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी की ओर से संस्था है, उनकी ओर से वनाग्नि के लिए पद यात्रा की गई है। इसमें हम लोग वन विभाग की ओर से शामिल होकर के ग्रामीणों के सुझाव ले रहे हैं। अपनी ओर से कोशिश की है कि ग्रामीणों को वनाग्नि के कारणों के साथ उनका सहयोग लिया जाए।
चंपावत और टनकपुर में वादों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के अध्यक्ष कहकशा खान ने बताया कि चंपावत जिले की सभी अदालतों में 52 वादों का निस्तारण कर 24,95,000 का सेटलमेंट किया गया। साथ ही कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते का आधार पर हो सके, ताकि लोगों को वादों के निस्तारण के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और लोगों को अदालत के चक्कर न काटने पड़े और लोक अदालत के फैसलों से दोनों पक्षकार संतुष्ट रहें। तो अदालतों पे मुकदमों का भार कम हो, दोनों पक्षकार संतुष्ट रहें और जल्दी मुकदमे का निस्तारण हो जाए। साथ ही उस तरह के मामले जो आपराधिक नहीं है या जिनमें नहीं हो सकता वो इसमें ऐड नहीं लिए जाते। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अदालतों के चक्कर लोगों को न काटने पड़े और उनका मामला, इसीलिए प्री लोक अदालत का भी कंसेप्ट है। जो अभी मामला दायर भी नहीं हुआ है अदालत में, वो भी हमारे यहाँ, जैसे आज की अदालत में 83 मामले ऐसे लगे हैं जो अभी कोर्ट में नहीं आए। इनमें ज़्यादातर जैसे बैंक की रिकवरी के केस होते हैं, तो बैंक को अदालत में ना आना पड़े, उसी लेवल पर उससे पहले एक स्टेप पहले पार्टी और बैंक के बीच में बैठाकर बातचीत कराई जाती है। चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर के साथ ही जोशीमठ, कर्णप्रयाग और थराली में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें आपसी समझौते से 117 विवादों का निपटारा हुआ। इससे 1,50,12,000 की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। अदालत में सालों से चल रहे विवादों का समाधान हुआ। इसमें मोटर दुर्घटना, बैंक विवाद जैसे कई मामले शामिल थे। मेरे पति की मृत्यु हुई थी और वो मामला आज से निपट गया। 2019 में मेरे पति की मृत्यु हुई थी और वो मामला आज से निपट गया। 2019 से हमारा एक मामला चल रहा था, लीला देवी बनाम रॉयल सुंदरम, जो आज निपट गया है और इसमें कम 10,79,000 रुपये का कंप्रोमाइज हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामले निपटाए गए, जिसमें एक कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त का केस था, तो उसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 16,14,000 रुपये प्राधिकरणों को दिए और 2 केस ऐसे थे जो मोटर एक्सीडेंट से संबंधित थे, उसमें माइनर से इंजरी थी, तो उसमें 6,000 रुपये बीमा कंपनी ने प्राधिकरणों को दिए। और प्री लिटिगेशन के कई मामले, जैसे बैंकों की वसूली के मामले भी आज हुए, तो उसमें भी अच्छा खासा देखने को मिला। राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 प्रकार के मामलों को टेकन अप करते हैं। एक जो कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पर बात चल रहे होते हैं, यानी कि हमारे पोस्ट लिटिगेशन, और एक प्री लिटिगेशन वाले बात। तो प्री लिटिगेशन में ज़्यादातर बैंकों से संबंधित जो लोन ऋण संबंधी मामला होते हैं वही आते हैं और उसमें हमारे 60 मामले आज निपटे हैं, जिसमें कुल जो सेटलमेंट अमाउंट आया है वो 71,58,000 के लगभग आया है। और वहीं जो हमारे समस्त कोर्टों से संबंधित मामले थे वो हमारे 57 इस बार निपटे हैं और जिसमें हमारा 78,54,000 के लगभग पूरा सेटलमेंट अमाउंट। लक्सर में मुख्य बाजार स्थित सकरी सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिस पर प्रशासन और नगर पालिका परिषद ने संज्ञान लिया और उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में वैकल्पिक बाईपास मार्ग की तैयारी शुरू की, ताकि रूट डाइवर्ट किया जा सके। बता दें, सकरी सड़क पर ई रिक्शा और 4 पहिया वाहन की आवाजाही से जाम लगा रहता है, जिस वजह से व्यापारी, ग्राहकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील मेन मार्केट है जो रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, वहां पर आए दिन सड़क संकरी होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको लेकर के स्टेट बैंक के पास से एक नया रास्ता बना हुआ है, तो उस पर एक डाइवर्जन की बात चल रही है। जो ऑटो रिक्शा या अन्य वाहन जो मेन मार्केट में जाते हैं उनको डाइवर्जन, उनका एक सिंगल रूट करके उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा और इसमें नगर पालिका और पुलिस के साथ बात करके और इसका जो भी समाधान होगा उचित वो निकाल। भाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भाजपा की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और जिला मंत्री सुरेश भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा जिला प्रभारी सुरेश भट्ट ने कहा कि आने वाले समय में मंडलों की कार्य समिति बनाई जाएगी, जिसको लेकर बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी।
पार्टी जिला काशीपुर की जिला कार्य समिति की बैठक यहाँ बाजपुर में संपन्न होने जा रही है। आज अभी हम लोगों की सभी जो जिले के पदाधिकारी हैं और मंडल अध्यक्ष हैं, मंडलों के प्रभारी हैं, ऐसे सब लोगों की बैठक आज हमारे यहाँ संपन्न होगी और नीचे शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक का फिर से पुनर्गठन होना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। बूथ सशक्तिकरण अभियान को और हमने मजबूती से लेना है। इन सब कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए प्रदेश के कार्य समिति में जो हमने प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव को हम यहाँ पारित करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने की कार्य योजना पर। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सुनपहर गांव के गुरु हरगोविंद सिंह साहिब गुरुद्वारे में सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी क्षेत्र की 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 13 फरवरी को गुरुद्वारे में इन कन्याओं की धूमधाम से शादी कराई जाएगी और 151 सामानों का दान देकर विदा किया जाएगा। बता दें, यह कार्यक्रम पिछले 11 सालों से लगातार किया जा रहा है। साल भी इस गरीब परिवार की बच्चियों की शादी करवाई जा रही है, जिसमें इनका बहुत सहयोग रहता है। साथ में इनके सहयोगी दावा ब्रदर और सुरेंद्र सिंह पप्पू भाई साहब और क्षेत्र के और भी लोग जो है सहयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ के क्षेत्र के जितने भी गरीब परिवार की बच्चियाँ हैं, उनको सम्मान भी मिलता है शादी के बाद और उन सबका भला होता है। सन 2011 से हम लोगों ने ये प्रण किया था कि अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम ये सेवा लोगों के साथ निभाएंगे और बच्चियों की शादी करेंगे। पहले साल हमने ऑपरेशन आँखों का करवाए थे, तो उसके बाद हमने शादियों पे आ गए, गरीब बच्चों की शादी करनी है। हमने सन 2011 में 7 बच्चों की शादी की थी, आज हम 21 में पहुँच चुके हैं। मैं ऊपर वाले भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सनी भाई हमारे कनाडा में रहते लोगों को याद रखते हैं और गरीब लोगों को भूले नहीं हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। मैं यहाँ से 1998 में चला गया था, हमारा फार्म था जादवपुर में, तो यहाँ से मैं कनाडा चला गया था। पहले हम वहाँ पे पंजाब में एक वर्क किया था, उससे पहले हम कर रहे थे। तो ये हमें यहाँ पे लेके आए कर रहे थे कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है, यहाँ पे आके करो। तो संदेश यही है सभी को, जैसे बच्चे हमारे अब जो गुरजीत सिंह जी हैं, हमारे कुछ बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे सभी को है जो भी जिसकी गुंजाइश है कि आगे जुड़े, जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, इनकी शादी हो जाती है, उनको बेचारियों को सामान मिल जाता है, अपना घर परिवार अच्छा चला सकते। लेकिन ये था कि यहाँ पे खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, सभी से प्यार है यहाँ पे, इसलिए कि पीछे याद बनी रहती है, अपनी भी अपने मिट्टी से प्यार है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।